वेलकम टू आरपीएस क्लासेज। मेरा नाम है आरपी सिंह। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री की एडवेंट का यूरोपीय टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री के जीएस सिलेबस को कवर किया जाएगा। एडवेंट का यूरोपीय इन इंडिया। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि ब्रिटिशर्स एक ट्रेडिंग कंपनी की तरह इंडिया आते हैं और अल्टीमेटली एक पॉलिटिकल पावर बनाकर अपना अंपायर एस्टेब्लिश करते हैं। लेकिन ब्रिटिशर्स के अलावा और भी यूरोपियन कंट्रीज ट्रेड करने के लिए इंडिया आती है। पर उनके बारे में बात करने से पहले हम ये जानेंगे कि ऐसे क्या कंडीशन थी यूरोपियन इंडिया में ट्रेड करने आए थे। वाई डिड यूरोपीय कंपनी कम टू इंडिया? दोस्तों, एंशिएंट टाइम से ही इंडिया और यूरोप के अच्छे ट्रेड रिलेशन थे। इंडिया के कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल्स और स्पाइसेस की यूरोप के मार्केट में हाई डिमांड्स रहती थी। मिडल एज में एशियाई पार्ट को अरब मर्चेंट्स और मेडिटेरेनियन और यूरोपीय पार्ट को इटालियन डील करते थे। क्योंकि अभी तक के पास गुड होप वाला रूट डिस्कवर नहीं हुआ था, तो ट्रेड कॉन्स्टेंटिनोपल होकर यानी कि इस्तांबुल होकर किया जाता था। एक होली रोमन एम्पायर था जो आज के इटली से कहीं शुरू हुआ था। इटली में एक जगह रोम मिलता है और वहीं से इस साम्राज्य की शुरुआत हुई और यह यूरोप में फैलने लगा। जब यह एम्पायर डेवलप हुआ और आगे बढ़ने लगा तो यह हमारे इंटरनम उसी के चारों ओर 3 कॉन्टिनेंट में फैल गया। रोमन एम्पायर एशिया, अफ्रीका और यूरोप के नॉर्दर्न पार्ट में फैल गया और एक समय का ये सबसे ताकतवर साम्राज्य बन गया। ये रोमन एम्पायर इतना ज्यादा बड़ा हो गया था कि एक जगह से इसे कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। तो फिर इसके 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक ईस्टर्न रोमन एम्पायर में और दूसरा वेस्टर्न रोमन एम्पायर में। वेस्टर्न रोमन एम्पायर का कैपिटल रोम था और ईस्टर्न रोमन एम्पायर का कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल था। कॉन्स्टेंटिनोपल को आज के समय में इस्तांबुल कहा जाता है, जो कि तुर्की में है। वेस्टर्न रोमन एम्पायर धीरे धीरे कमजोर होता गया और कलैप्स कर गया, लेकिन ईस्टर्न रोमन एम्पायर फिर भी फ्लोरिश करता रहा। फिर ईस्टर्न रोमन एम्पायर बहुत तेजी से फैला और रोम पर भी इन लोगों ने कैप्चर कर लिया था और फिर यह इतना फ्लोरिश होने लगा कि फिर एक समय ऐसा आया कि जब ये कमजोर पड़ने लगा और इनका साम्राज्य घटने लगा। और अब इनके पास रोम और यूरोप नहीं है, बट तुर्की का और उसके आसपास का एरिया अभी भी इनके पास है। उनकी कमजोर होती ताकत का फायदा ऑटोमन साम्राज्य ने उठाया। 1281 में उस्मान प्रथम नाम के एक व्यक्ति थे जो मिडल ईस्ट के कुछ कवियों को इकट्ठा किया और एक स्टेट बनाया जिसका नाम ओटोमन था। और ओटोमन अंपायर धीरे धीरे फैलने लगा और उन्होंने अपना कब्जा जमाना स्टार्ट कर दिया। आसपास के एरिया को कब्जा करने लगे जो रोमन एम्पायर का था, बट ये कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा नहीं कर पा रहे थे। अब रोमन एम्पायर को ओटोमन अंपायर चारों ओर से घेर लिया था। रोमन अंपायर का एक हिस्सा कॉन्स्टेंटिनोपल अभी भी है। ऑटोमन्स उसे पर कब्जा नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वह फोर्टिफाइड था। चारों ओर से ऊंची दीवारों थी और टम के एक राजा सुल्तान मुहम्मद फैसला किया कि इस कॉन्स्टेंटिनोपल को कैप्चर करेंगे। कॉन्स्टेंटिनोपल शहर यूरोप और एशिया को कनेक्ट करता था। जो भी ट्रेड इंडिया से होता था वह इसी रास्ते से होकर होता था। यही कारण था कि ऑटोमन्स इस कॉन्स्टेंटिनोपल को कैप्चर करना चाहते थे, क्योंकि वह जब भी ट्रेड करने जाते थे तो उनको बहुत ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता था। लेकिन ऑटोमन्स कॉन्स्टेंटिनोपल को कैप्चर करने में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे। ऑटोमन्स सुल्तान के जो किंग महमूद द्वितीय थे वह सिर्फ 19 साल के थे और वह कॉन्स्टेंटिनोपल को कैप्चर करने का डिसाइड करते हैं। ऑटोमन्स ने उसे कैप्चर करने के लिए एक तकनीक का इस्तेमाल किया। कॉन्स्टेंटिनोपल 3 तरफ से पानी से घिरा था। रोमन उसमें चेन बिछा के रखते थे ताकि उस पर कोई कब्जा न कर सके। तो फिर जो मोहम्मद सेकंड थे वह नावों को पहाड़ों पर चढ़ाते हैं और फिर वह उस साइड जाते हैं जिस तरफ का दीवाला कमजोर था। फिर वहां से अटैक करके वह कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लेते हैं। 1453 में और जो रास्ता एशिया और यूरोप को कनेक्ट करता था वह उसको ब्लॉक कर देते हैं और कहते हैं कि अब इंडिया से कोई नहीं आएगा, खासकर क्रिश्चियन, और अगर उनको ट्रेड करना इंडिया से तो फिर उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। तो फिर जो ट्रेड था वह बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया था। और दूसरा रीजन यह है कि जो यूरोप का फ्यूडल सिस्टम था वह ब्रेक हो गया था क्योंकि ब्लैक डेथ डिजीज आ गया था। ब्लैक डेथ डिजीज जो कि 1347 में आया था और यूरोप के हाफ पॉपुलेशन को खत्म कर दिया था, और इस डिजीज को ब्यूबोनिक प्लेग के नाम से भी जाना जाता था, जिसकी वजह से जो यूरोप का फ्यूडल सिस्टम ब्रेक कर गया था और रेनेसांस स्टार्ट हो गया था।
रेनेसांस मीन्स न्यू थिंकिंग। लोगों के अंदर न्यू थिंकिंग आने लगी थी कि वह बाहर जाएंगे और ट्रेड करेंगे। और मर्चेंटलिज्म का इमर्जेंस हुआ था। उसे समय मर्चेंटलिज्म मीन्स जो मर्चेंट्स थे वह सामानों को खरीदते या फिर उसको प्रोड्यूस कराते थे किसी दूसरे से और दूसरे देशों में ले जाकर बेचा करते थे। उस टाइम जो मर्चेंटलिज्म थी उसकी फिलॉसफी ये थी कि जो वर्ल्ड का वेल्थ है वह लिमिटेड है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अक्वायर करो, दूसरे कंट्रीज में जाकर ट्रेड करो और ट्रेड करने के लिए नए रास्ते का खोज करना पड़ेगा। यह एक तीसरा रीजन था एडवेंट का यूरोपीय का इंडिया में। और इंडिया में स्पाइसेस का भी सोर्स है, ऐसा नहीं है कि वह स्पाइसेस से खाना बनाया करते थे। स्पाइसेस में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं जिसे वह मेडिसिन में यूज करते थे, जिसकी वजह से वह इंडिया में आते हैं और ट्रेड करते हैं। और वह स्पिरिट ऑफ गॉड ग्लोरी के लिए भी आते हैं इंडिया में। स्पिरिट ऑफ गॉड का मतलब है कि इंडिया में आकर के वह इंडियन को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करेंगे। और स्पिरिट ऑफ ग्लोरी का मतलब है कि जब भी कोई नया रास्ता खोज लेता था और फिर जब वह अपने देश वापस जाता था लोगों के बीच वह फेमस हो जाते थे।